नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के जीटी मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस विशेष श्रृंखला के 75वें उपाख्यान में एक और कानून को देखना है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, जो कि अपने आप में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकेडेलिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के बारे में है। अपने आप में मादक पदार्थों एवं जो मन प्रभावी पदार्थ है उनको निषेध करने के लिए यहाँ कानून ये घड़ा गया है। पूरे भारत में इनका कंजप्शन, इनका उपयोग, इनका उत्पादन, सेल्स या इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ निषेध गना गया है, जिनमें कुछ मादक पदार्थ भी शामिल है और कुछ साइकोट्रॉफिक यानी कि कुछ मन प्रभावी सब्सटेंस भी शामिल है। प्लस यह हमारी 75वीं जो है आज की जो है यह एपिसोड है यह श्रृंखला का। साथ ही पूरी की पूरी चर्चा जो है वो यहाँ हिंदी में रहने वाली है। चीज़ें जो है वो आपको इंग्लिश में यहाँ आपके सामने रहेगी, मगर उसका जो एनालिसिस है, विश्लेषण जो है वो मैं आपके सामने हिंदी में करने का प्रयास करूँगा। प्लस अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है आपकी अनुकूल भाषा में, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, तो growthmount.education.com हमारी वेबसाइट है, आप आज ही विजिट कीजिए। वहाँ से आपको ये सारी माहितियाँ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को जो है एकदम पढ़ सकते हैं। हमारी साइट पर आराम से आइए, हमारे साथ लॉगिन कीजिए और अन्य परीक्षा संसाधनों से भी आप एक्सेस पा सकते हैं। साथ ही यह पूरी की पूरी सीरीज इस आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित है, जिन्होंने आज के इस भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। ऐसे कानूनों की चर्चा यहाँ हम लोग करते हैं और वो पूरी श्रृंखला समर्पित है इस 75 वर्ष को। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर हमारा जो यह पूरा सेशन है वो चल रहा है। पूरी सीरीज इनफैक्ट यह पुस्तिका के ऊपर ही चल रही है, जो कि फाइनली क्राफ्टेड है, फाइनली डिजाइंड है। जीएस पेपर 3 के साथ आज का ये कानून हम जो है इंटरलिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के साथ इनडायरेक्टली इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन की बात आएगी। और इस भाग का इस पुस्तिका का भाग जो है वो 8वां चल रहा है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग कुछ ऐसे कानूनों की बात करते हैं जो अपने आप में अर्थनीति के साथ कहीं ना कहीं संबंधी होते हैं। तो शुरू करेंगे आज की मूल बात। सेम मॉडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे, जिस मॉडस ऑपरेंडी से हम अलग अलग कानूनों को पढ़ते आए हैं। शुरू करने से पहले, मेन बात शुरू करने से पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने पूर्व के उपाख्यान नहीं देखे हैं, अलग अलग कानूनों को समर्पित एक एक उपाख्यान है, तो वो आप पहले देखिए। पूरी की पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको समझने के लिए बहुत ही अनुकूल है, तो आप पहले से पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो शुरू कीजिए, तब जाकर आपको यह पूरे लेक्चर्स का आनंद मिलेगा, अत्यंत आनंद मिलेगा। साथ ही एक और ज़रूरी सूचना कि यहाँ इन लेक्चर्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसका जो है आपको एकदम चरम तक उपयोग करना है, तो आपको स्टैटिक पोर्शन जो है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, गवर्नेंस का हो, वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को जो उसके ऊपर यहाँ हम लोग विस्तृत मात्रा में चर्चा नहीं करते। वो करेंगे, मगर वो हमारे हाइपोथेसिस सेगमेंट पे करेंगे, आगे चलकर एप्लीकेशन में करेंगे। मगर यहाँ इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला की गहरी समझ के लिए आपको वो सारी चीज़ें जो है मालूम होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले टेक्स्ट बुक्स रीडिंग कीजिए, उनमें से स्टैटिक जो बेसिक है वो गहन कीजिए, फिर बाद में रेफरेंस बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है या अन्य कोई जो है अच्छे ऑथेंटिकेट ऑथर है, उनकी रेफरेंस बुक पढ़िए, वहाँ से स्टैटिक पोर्शन जो है वो कलेक्ट कीजिए, फिर जाकर यहाँ आपको यह श्रृंखला में आनंद आएगा। अब शुरू करेंगे मूल बात। देखिए, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 was enacted upon the realization that the existing set of law with respect to control of narcotic substance in the country were outdated and had very low deterrence measure। संक्षिप्त में बताया गया है कि जो एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985 को इसलिए बनाया गया क्योंकि देश में मादक द्रव्यों यानी कि नार्कोटिक सब्सटेंस को प्रोहिबिट करने के लिए जो सेट ऑफ लॉज थे, जो पूरा बेंच था कानूनों का, वो अब आउटडेटेड हो गया था, यानी कि थोड़ा पुराना हो गया था, और उनमें कोई विनियमनकारी कोई असर जो है वो बची नहीं थी। तो अब समय की मांग थी एक नया कानून जो कि अपना आप में मादक पदार्थों को प्रतिबंधित जाहिर करे, उनके साथ जो मादक पदार्थों के कोई भी ट्रांजैक्शन को अपने आप में प्रतिबंधित जाहिर करे। तो यहाँ ये कानून इसलिए लाया गया, ऐसा पहले मुद्दे में बताया गया है। दूसरे बिंदु पर कहा है कि इन ऑर्डर टू अपडेट
the law control of narcotic drugs and to deal with the newly arisen problem of psychotropic substance, this act was legislated. Yes, तो यहाँ दो अपने आप में उद्देश्य थे सरकार के. सबसे प्रथम तो जो पुराने लॉ है उनको बदलकर नया करना, पुराने कानून बदलना, और दूसरा अब समय के साथ एक नई समस्या उत्पन्न हुई है. आज दिन तक तो मात्र और मात्र मादक पदार्थ की ही समस्या थी, मगर अब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या साइकेडेलिक सब्सटेंस यानी कि जो मन प्रभावी द्रव्य है, अब उनकी समस्या भी यहाँ उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो भी अब बाजार में आ रहे हैं, उनका भी कंजप्शन हो रहा है, वो भी हाईली एडिक्टिव है, हाईली हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी है. तो मन प्रभावी द्रव्यों के साथ विनियमन करने के लिए भी यह कानून जो है वो लाया गया था. पुरानी समस्या थी मादक पदार्थ की, यानी कि नार्कोटिक सब्सटेंस, मादक पदार्थ, और दूसरी बाजू थे मन प्रभावी पदार्थ. ठीक है, दोनों का डिफरेंस है. अगर मादक पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल देने हैं तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं जिनमें अफीम है, गांजा है, चरस. ठीक है, तो ये सारे नार्कोटिक सब्सटेंस है. ठीक है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं नेचुरल एक्टिविटी से उत्पन्न होते हैं, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी जो मन प्रभावी पदार्थ है, जो साइकेडेलिक सब्सटेंस है, दे आर कॉल्ड हार्ड ड्रग, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक ड्रग, दे आर केमिकली प्रोसेस्ड. यानी कि उसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कोकाइन है, फिर एक म्याओ म्याओ करके ड्रग आता है जिसे मेटामॉर्फोड्रिन कहते हैं. ठीक है, और काफ़ी सारी बार हमने देखा है कि समाचार पत्रों में भी जो है इनकी जब्ती को लेकर समाचार जो है वो प्रदर्शित होते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे सारे जो कानून है, जो हेरोइन है, वो सारी चीज़ें जो है वो मन प्रभावी है, यानी कि साइकेडेलिक है. और इस बाजू जो हमने 3 चीज़ें रेखांकित की, जिनमें अफीम है, गांजा है, चरस है, ठीक है, जिन्हें रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में ओपियम, कैनबीज और हैश कहते हैं या हैशिश कहते हैं, वे सारी चीज़ें नार्कोटिक ड्रग में है, यानी कि मादक पदार्थ में है. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों का. मगर यह कानून क्या करता है, यह कानून दोनों चीज़ों को एक ही गिनता है और दोनों को अपने आप में दोनों को प्रतिबंधित करता है, दोनों को एक ही साथ. अब आगे का बिंदु देखें तो एनडीपीएस एक्ट 1985 इज अ लेजिस्लेशन दैट prohibits people from producing, manufacturing, selling and purchasing narcotic drugs or psychotropic substance. यानी कि मादक पदार्थ एवं मन प्रभावी पदार्थ के साथ कोई भी व्यक्ति अगर उसका प्रोडक्शन करे, यानी कि उसका उत्पादन करे, उसकी बिक्री करे, उसका सेल करे, उसको खरीदे, उसको स्टोर करे, सारी चीज़ें अपने आप में यहाँ प्रतिबंधित है, सारी चीज़ें अवैध मानी जाएगी. Then after, Act applies to the entire territory of India and implies on Indian citizen living abroad as well. Yes, तो यह कानून का दायरा है, कानून का जुरिडिक्शन है. भारत के जो है सारी सीमा तक यहाँ यह कानून जो है वो लागू होता है. इनफैक्ट भारतीय नागरिकों के ऊपर तो लागू होता ही है, मगर ऐसे नागरिक की जो भारत के बाहर रहते हैं, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक जिसे कहते हैं, उनके ऊपर भी यह कानून अपने आप में लागू होता है. तो कुल मिलाकर ये इसका परिचय था. दोनों पदार्थों को, एक बाजू मादक पदार्थ है यानी कि नार्कोटिक ड्रग है, और दूसरी बाजू साइकेडेलिक है यानी कि मन प्रभावी है, दोनों को यहाँ अवैध ठहराने के लिए यह कानून लाया गया था 1985 में. फिर अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें कि कैसे इसका उद्भव हुआ, तो 4 बिंदु है जिसके तहत इसकी पूरी उद्भव यात्रा में देखनी है इस कानून की. जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि अंटिल दिस एक्ट, यानी कि जब तक यह कानून नहीं था 1985 तक, ओपीएम एक्ट 1957, Opium Act 1878, I'm sorry, and Dangerous Drugs Act 1930 were a principal legislation to control drugs in India. ठीक है, तो ये 3 प्रमुख तब के जो है विधान थे, जो कि अपने आप में तब के भारत में, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व के भारत में मादक पदार्थ को विनियमन करने के लिए यह कानून लागू थे. फिर उसके बाद देखें, जिसके तहत मुख्यतः जो अफीम है, जो ओपियम है, उसे रेगुलेट किया जाता था और उसे ही एक प्रकार से एडिक्टिव माना जाता था, उसे ही मादक पदार्थ माना जाता था. अन्यथा जो कैनबीज यानी कि जो गांजा था, जो चरस था, उन चीज़ों को मादक पदार्थ नहीं माना जाता था अंटिल 1985. मगर ऐसा भी जो है कहा जाता है, एक थियरी है कि
जो है पूरे विश्व में अमेरिका ने प्रेशर किया, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ऐसा रिजोल्यूशन लिया कि भाई हमें पूरे विश्व में मादक पदार्थ एवं जो मन प्रभावी पदार्थ है उनके उपयोग को कम करना चाहिए, उनके उपयोग को निषेध कर देना चाहिए, अवैध बनाना चाहिए। इसके पीछे जो स्वार्थ था वो अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का था, जिनमें अधिकांश जो पेन किलर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी थे उनका स्वार्थ था। क्योंकि अगर मादक आज के जो मादक पदार्थ है जिन्हें हम आज के नार्कोटिक सब्सटेंस कहते हैं, जिनमें कैनाबिस है, जिनमें हैशिश है, जिनमें ओपियम है, ठीक है, ये सारे अपने आप में पेन किलर्स का कार्य करते हैं। तो अगर इनका कंजप्शन रहेगा, देन व्हाट अबाउट द कंजप्शन, व्हाट अबाउट द सेल ग्राफ ऑफ पेन किलर्स फॉर अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो इस तरीके से अमेरिका ने एवं अन्य विकसित राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन के पास ऐसा एक रिजोल्यूशन पारित करवाया, और वो रिजोल्यूशन उसके सभी राष्ट्रों के ऊपर थोपा गया, जिनमें एक भारत भी था। भारत के ऊपर भी यह रिजोल्यूशन आया, और उसी के लिए भारत ने 1985 में यह कानून बनाया था। Then, however, the government realized that in 1970s and 1980s, the issue of cross-border drug trafficking increased. These legislative provisions were not effective enough to tackle the same. फिर अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में धीरे धीरे क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो इश्यू है, जो समस्या है, वो बढ़ती गई या बढ़ने लगी, जिनमें भारत और पाकिस्तान की ड्रग्स भी है, फिर भारत और नेपाल की ड्रग्स भी है। आज भारत और नेपाल की ड्रग्स जो है वो एक हाई वोल्टेज सरहद मानी जाती है। हाई वोल्टेज भारत और नेपाल की जो सरहद है वो, क्योंकि वहाँ से अत्यंत मात्रा में ट्रैफिकिंग होता है, चाहे वो ड्रग का हो, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो। ठीक है, तो एक अच्छे कानून की, एक अच्छे विधान की अब ज़रूरत उत्पन्न हुई 1970 से 80 के दशक में। फिर hence a new elaborated act was created to deal with the changing situation. Yes, तो इस बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा यह नया कानून लाया गया था। This act was legislated to fulfill India's international obligation. After it signed the Single Convention on Narcotic Drugs Convention on Psychotropic Substance, United Nations Council against illicit in narcotic drugs and psychotropic substance, जिसका जिक्र मैंने किया कि यह रिजोल्यूशन जो है वो अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के द्वारा अपने पूंजी की ताकत से यूनाइटेड नेशन में पारित करवाया गया, जिनसे अब यूनाइटेड नेशन के सारे राष्ट्र जो है वो ऑब्लिगेटरी थे, और ऐसे कानून उन्हें अपने राष्ट्र में बनाने ही थे, जो कि अपने आप में अपने राष्ट्र के जुरिस्डिक्शन में, अपने राष्ट्र की सीमाओं में ऐसे मादक पदार्थ एवं ऐसे मनभावी पदार्थों को निषेध बनाए, इनके जो है साथ कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो है उसे अवैध बनाए। तो दिस वाज द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इसके पृष्ठभूमि की बात है। अब हमें इसके उद्देश्यों को देखना है। सिंगल स्टेटमेंट में इसका उद्देश्य है जो कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड टू फुलफिल द इंडियाज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन। यस, तो एकमात्र इसका उद्देश्य था कि भारत में ऐसे मादक एवं मन प्रभावी पदार्थों को प्रतिबंधित करना, उन्हें निषेध अवैध बनाना, एवं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तरफी जो एक आप कह सकते हो कि एक ऋण है, वो ऋण को अदा करने के लिए यहाँ यह कानून लाया गया था। फिर इसके कुछ प्रावधानों की बात करते हैं। जो प्रमुख प्रावधान है, वैसे तो यह कानून विस्तृत है, और जैसे यहाँ लिखा है कि इनमें 84 सेक्शंस है, यानी कि 84 धारा है अलग अलग, जो कि इस पूरे जो है क्षेत्र को, सरकार को विनियमित एवं अवैध बनाने में मददरूप साबित होते हैं। And the entire chapter is divided into the entire act is divided into 6 chapters. तो देखेंगे, सबसे प्रथम अध्याय प्रारंभिक है, जिनमें कहा गया है कि द चैप्टर डील्स विद द डेफिनेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनडीपीएस। यस, जो परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं को यहाँ प्रथम चैप्टर में सम्मिलित किया गया है। इट कंटेन्स द एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि जुरिस्डिक्शन, जैसे हमने देखा कि भाई इट अप्लाइज ऑन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो यहाँ ये एक्सटेंट की बात करता है चैप्टर 1 में। The definitions in the power to add or omit psychotropic substance from the list attached with the act. Yes, तो definitions कुछ परिभाषाएं है, और यहाँ सत्ता है कि यह जो पूरी सूची है मादक एवं मन प्रभावी पदार्थों की, उन सूची में ऐड भी किया जा सकता है,
सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसमें से कोई चीज़ें निकाली भी जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभिक चैप्टर में हुई है। चैप्टर 2 डील्स विथ ऑथोरिटीज एंड ऑफिसर्स, that who will be the enforcement authority, who will be the officers. One of the main intention behind the creating this act was to consolidate the framework of the enforcing agencies with respect to controlling the movement of narcotic drugs. Yes, so main intention behind this act is to consolidate the framework of the enforcing agencies. Yes, अलग अलग enforcing agencies जो कि अपने आप में इस ड्रग स्मगलिंग को कम करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए जो कार्य कर रही है, उन्हें सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, वो भी इस कानून का एक उद्देश्य जरूर था। इन परस्यूएंस ऑफ द सेम, द चैप्टर क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एनडीपीएस कंसोलिडेटिव कमिटी एंड द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस, तो यहाँ किसी भी किस्म का शक्ति के विभाजन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, कोई दुविधा ना उत्पन्न हो, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के जो सत्ताएं है उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से। एनडीपीएस की जो कंसल्टिंग कमेटी है उनके भी कार्यों का, उनके भी शक्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही में राज्य सरकार के कार्य एवं उनकी शक्तियों का भी वर्णन यहाँ अच्छी तरीके से किया गया है। देन आफ्टर चैप्टर 2A was added after 1989 amendment wherein under section 7A the National Fund for Control of Drug Abuse was created. Yes, जिनमें से जो ड्रग अब्यूज के विक्टिम होते हैं उन्हें कुछ कंपेंसेशन, कुछ क्षतिपूर्ति मिलती है। अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वर्सेस ड्रग कंजप्शन, वो भी इसमें से ही, इसी निधि में से, इसी फंड में से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ चैप्टर 2 में कुछ माहितियाँ थी। अब चैप्टर 3 में प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन की बात की गई है, यानी कि प्रतिबंध, नियंत्रण एवं विनियमन। एज द चैप्टर्स नेम इंडिकेट्स, इट कंसर्न्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। अंडर दिस सेक्शन 8 प्रोहिबिट्स द कल्टिवेशन ऑफ कोका प्लांट, ओपियम, ओपियम पॉपी यानी कि अफीन, फिर कैनाबिस यानी कि गांजा, एंड द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, सेलिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। सो द एंटायर सप्लाई चेन राइट फ्रॉम द कल्टिवेशन यानी कि प्रोडक्शन टिल सेलिंग टिल स्टोरिंग इज mandated as illegal according to this particular act. This creates an exemption if these are cultivated for medicinal or scientific purpose. Yes, but there is exception in this if the production is ऑब्जेक्टिव फॉर मेडिसिनल, यानी कि कोई चिकित्सा संबंधी उपयोग के लिए चीज़ें उगाई जा रही है, या कोई वैज्ञानिक संशोधन संबंधी कोई जो है प्रक्रिया के लिए चीज़ें उगाई जा रही है, चीज़ें रखी जा रही है, जो है उसका कंजप्शन किया जा रहा है, देन आफ्टर दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। Section 9 says that the central government is the authority that has the power to permit, control and regulate such substance across the country. कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह सत्ता है कि वो जब चाहे, जिस मात्रा में चाहे, तो इन चीज़ों का जो है उपयोग कर सकती है, इन चीज़ों को ट्रांजैक्ट भी कर सकती है, मगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। और पब्लिक इंटरेस्ट में तभी रहेगा जब एक तो चिकित्सा संबंधी उपयोग के लिए होगा या कोई वैज्ञानिक संशोधन के लिए होगा। तो फिर उसके बाद देखें तो सेक्शन 10 गिव्स द सेम पावर टू स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट मैटर्स। Section 12 of this chapter restricts external dealings in narcotic drugs and psychotropic substance. This means that any trade with other country or such substance will require a prior government permission. Yes, तो यहाँ विदेशी संबंध जो है वो इस क्षेत्र में नहीं बांधे जा सकते, यानी कि ड्रग डीलिंग में विदेशी संबंध जो है वो नहीं बांधे जा सकते बिफोर प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की परमिशन यहाँ जरूरी है। अगर आप ड्रग में डीलिंग कर रहे हैं और कोई विदेशी कंट्री के साथ, विदेशी नागरिक के साथ कर रहे हैं, तो सेक्शन 12 जो है वो बाधित करता है। देन चैप्टर 4 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात हुई, यानी कि अपराध एवं दंड। दिस चैप्टर फॉर्म्स द कोर ऑफ द एक्ट एंड हैज द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 15 to 40। देखिए, आमतौर पे एनडीपीएस एक्ट जो है वो काफ़ी सारी बार चर्चा में रही है। समाचार पत्रों में भी एनडीपीएस एक्ट संबंधी कुछ कुछ माहितियाँ होती है, क्योंकि जो ड्रग सीजर होता है, जो है कोई भी लोगों को जो है पकड़ा जाता है, तो इन दैट केस एनडीपीएस के तहत ही उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है। तो यहाँ ये जो भाग है एनडीपीएस का वो बहुत ही चर्चा में रहता है, और उसमें भी सबसे जो चर्चित कोई सेक्शन है तो वो है सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। ठीक है, क्योंकि यही जो है अरेस्ट करने के प्रावधान है, और इसी सेक्शन के तहत, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है।
ठीक है, काफ़ी सारी बार यह पूरी की पूरी जो एक्ट है वो चर्चा में रही है। अगर नेशनली देखें तो हमारे जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो इस एक्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसमें जो रिसेंट एग्जांपल है वो है भारतीय बॉलीवुड के सिनेस्टर शाहरुख खान का जो बेटा आर्यन खान, जो अपने इस क्रूज पार्टी और वो जो पूरा मुद्दा हुआ था, तो उसी में इसी कानून का उपयोग किया था और इसी कानून की यही धारा है, सेक्शन 15 to 40 का ही उपयोग किया गया था। और उसमें से मेन जो है, जो मैंने आपको बताई, वो थी सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, ठीक है, जिनके तहत उन सब लोगों की, इंक्लूडिंग आर्यन खान एंड हिज फ्रेंड्स, उन सब की गिरफ्तारी की गई थी। It provides an elaborate list of punishment for various degrees of offenses under the act. Yes, तो there is a list, और जिस प्रकार का वायोलेंस, जिस प्रकार का ऑफेंस, उस प्रकार की, उस तीव्रता की या उस इंटेंसिटी की सामने सजा के भी प्रावधान है, दंड के भी प्रावधान है। दिस प्रोवाइड्स फॉर बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड मॉनिटरी फाइन्स। यस, इम्प्रिजनमेंट एवं मॉनिटरी फाइन, यानी कि जेल भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, एवं आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। एंड सेक्शन 27 के तहत अगर गिरफ्तारी हुई हो तो 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है और लगभग 1 लाख तक का जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। फिर दिस प्रोविजन ऑल्सो गॉट स्पेशल फोकस ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग एज वन ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड द स्ट्रिक्टर पनिशमेंट एंड हार्डर डिटरेंस देन द प्रीवियस ड्रग एक्ट। यस, तो यह कानून में यह भी एक ध्यान रखा गया कि भाई जो पूर्व के मौजूद कानून थे इसी क्षेत्र के, उनमें जो सजा के दंड के प्रावधान थे, उनसे सख्त सजा और दंड के प्रावधान इस नए कानून में होने अनिवार्य है, ताकि इनके उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्थगित किया जा सके, डीमोटिवेट किया जा सके। देन आफ्टर द पनिशमेंट फॉर कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन एंड फॉर द अटेम्प्ट्स ऑफ डूइंग द सेम। सेक्शन 36 इन दिस चैप्टर अलाउज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, यानी कि यहाँ स्पेशल कोर्ट, विशेष अदालत का भी निर्माण करने का प्रावधान यह कानून देता है। और यह कानून का अनुच्छेद 36वां यह व्यवस्था करता है कि भाई विशेष अदालत की यहाँ जो स्थापना यहाँ हो सकती है, जो एनडीपीएस रिलेटेड मामलों को देखे, उनके ऊपर सुनवाई करे, उनके ऊपर अपना फैसला सुनाए। फिर चैप्टर 5 डील्स विद द प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया के साथ जो है संबंधी है अध्याय 5 इस एनडीपीएस कानून का, जो कहता है कि फॉर एनी क्रिमिनल लेजिस्लेशन द प्रोसीजर इन विच इट्स प्रोविजंस आर कैरिड आउट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यस, तो प्रोसीजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी क्रिमिनल लेजिस्लेशन हो, मगर उसकी जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। कहीं किसी भी निर्दोष को जो है सजा ना हो जाए, वो प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए यहाँ इसकी प्रोसीजर जो है वो पूरी डिजाइन की जाती है। दूसरा बिंदु कहता है एज क्रिमिनल लेजिस्लेशन टेक्स अवे द राइट ऑफ पीपल, इट इज नेसेसरी दैट इट्स प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टू एंश्योर दैट देयर इज नो अब्यूज ऑफ पावर व्हेन इट्स प्रोविजंस आर बीइंग एनफोर्स्ड। यस, तो जैसे हमें मालूम है कि क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो है, अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो उसके कुछ मूलभूत अधिकार जो है वो छीने जाते हैं उनसे। तो यहाँ यह देखना है कि अगर यह कानून के तहत जो है उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो वो कार्यवाही में सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया पूरी जो है वो पारदर्शी रहनी चाहिए, निष्पक्ष रहनी चाहिए। तो ऐसा प्रावधान यहाँ इस कानून ने किया है। देन थर्ड पॉइंट सेज दैट कीपिंग दिस इन माइंड this chapter of the NDPS provides for the procedure in which investigation will be conducted. Now, warrants will be issued, how arrest will be made and duties of the enforcing officers under each situation. Yes, तो यहाँ पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो दी गई है, और एनफोर्समेंट एजेंसीज, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को यही मोडस ऑपरेंडी फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो है ऑफेंसिव व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है, अन्यथा दे कैन नॉट गो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक। फिर उसके बाद चैप्टर 5A was added through 1989 amendment to the NDPS Act. This adds certain other provisions with respect to confiscating illegal property and their management after seizure. Yes, तो यहाँ एक अमेंडमेंट हुआ था 1989 में इस कानून में, जिसके तहत यह जो चैप्टर है पूरा का पूरा अध्याय वो जोड़ा गया 5A, और उसमें एनफोर्समेंट एजेंसीज को और मजबूती दी गई, इस कानून को और मजबूती दी गई। और जहाँ ऐसे जो है कोई भी पेडलर्स है जिनके वहाँ से भारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया है, तो उनकी प्रॉपर्टी भी यहाँ सीज हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट हो सकती है सरकारी एनफोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा। Thereafter, as NDPS Act gives large power to law enforcement agencies to tackle malpractices connected with drug abuse, it also seeks to put in place adequate safeguards to prevent innocent civilians from being unnecessarily harassed. Yes, तो यहाँ
काफ़ी चीज़ों की जो है काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ड्रग्स के उपयोग को निषिद्ध बनाना, अवैध बनाना, वो तो है ही है, उसको एनफोर्स करना। फिर जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ विक्टिम है, उन्हें भी एक प्रकार से कंपेंसेशन देना, सिंपैथी देना। और तीसरा, जो नॉन ड्रग यूजर्स की कम्युनिटी है, उनके हितों की रक्षा करना। तो यह मल्टीपर्पस कानून है और इसी जो है मल्टीपर्पस ऑब्जेक्टिव के साथ ही इसे लागू किया गया था। और आखिरी बिंदु कहता है कि एनी पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट और सीजर अंडर दिस एक्ट इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्सटेंसिव रिपोर्ट कंटेनिंग ऑल रिलेवेंट डिटेल्स विच मस्ट बी सेंट टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। यस, तो भाई कोई भी कार्यवाही करने वाला अफसर, यहाँ कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही करने वाला जो अफसर है जिसके द्वारा हिरासत में किसी भी व्यक्ति को लिया गया हो या जो है कोई भी चीज़ें जो है वो कॉन्फिस्केट की गई हो, जब्त की गई हो, तो ऐसा केस में उसे अपने जो है सुपीरियर को, अपने ऊपर के अधिकारी को एक विस्तृत डिटेल्ड रिपोर्ट देनी अनिवार्य है। तो ये बात यहाँ की गई है। देन आफ्टर चैप्टर 6 की बात करें तो कुछ विविध बातों का यहाँ मिश्रण है, अलग अलग मिसलेनियस चीज़ों को समझना है, जिनमें सबसे प्रथम है दिस चैप्टर डील्स विद डिटेलिंग सर्टेन प्रोविजंस दैट विल मेक द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट स्मूदर। यस, तो यहाँ कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि इस कानून के कार्यान्वयन को और बेहतर बनाएंगे। इट हैज प्रोविजंस ऑन फर्दर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पावर्स ऑफ डेलीगेशन। यस, तो केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं वो भी बात यहाँ इस कानून में की गई है। द एक्ट हैज ओनली वन शेड्यूल विच इज द लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रेगुलेटेड बाय एनडीपीएस। यस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एक ही शेड्यूल है, एक ही अनुसूची है जिनमें मन प्रभावी सब्सटेंस जो है वो सूचित है, जिसका विनियमन इस कानून के द्वारा किया जाता है। Then currently the act list as many as 77 substance as psychotropic substances. Yes, आज की बात करें तो 77 substance है। यह सूची जो है वो आपको इंटरनेट के ऊपर आसानी से उपलब्ध भी रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरणों का जिक्र मैंने किया। अन्य अगर आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं। कुल मिलाकर आज 77 ऐसे पदार्थ है जिनको सरकार या यह कानून मन प्रभावी गिनता है और अपने प्रथम अनुसूची में शामिल करता है। तो ये सारी बातें रही मुख्य प्रावधानों की। अब इसके अगर संशोधन की बात करें, इसमें अमेंडमेंट्स की बात करें, तो देयर वर इन अ टोटल 3 अमेंडमेंट्स विच वर इन द ईयर 1988, 2001 एंड 2014। ठीक है, और सारे के सारे जो प्रोविजंस है या सारे के सारे जो अमेंडमेंट्स है उसमें कहा गया है कि ऑल ऑफ दिस अमेंडमेंट्स एक्सपांडेड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एडेड फर्दर क्लोज ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। यस, तो सारे संशोधनों ने यही काम किया, तीनों के तीनों संशोधनों ने, कि इस कानून को और विस्तृत बनाया, साथ ही में एनफोर्समेंट के लिए अलग अलग प्रावधान भी इसमें जोड़े गए ताकि इस कानून का कार्यान्वयन, अनुपालन बेहतर तरीके से हो। तो ये बात रही इसके संशोधन की। अब इसके हमें आलोचनात्मक बिंदु देखने हैं सबसे प्रथम, तो फिर बाद में इसके महत्व की चर्चा करेंगे। आलोचनात्मक बिंदुओं में सबसे प्रथम कहता है कि एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ओवर द ईयर्स फॉर इट्स कॉन्फ्लेशन ऑफ द आइडिया ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स विदाउट प्रॉपर क्लासिफिकेशन। यस, तो ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है, क्योंकि यह कानून में, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि भाई मादक पदार्थ और मन प्रभावी पदार्थों को अलग नहीं गिना गया, दोनों को साथ में ही गिनकर चला जा रहा है। मगर देयर इज अ डिफरेंस। जो मादक पदार्थ है दे आर सॉफ्ट ड्रग्स वाइल द साइकेडेलिक सब्सटेंस दे आर हार्ड ड्रग। तो ये डिस्टिंक्शन यहाँ इस कानून ने नहीं किया गया। मगर अगर आज आप वर्ल्ड सिनेरियो देखें आज के दिन का, तो जो विकसित राष्ट्र है इंक्लूडिंग अमेरिका, उनके द्वारा यह डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स। यानी कि सॉफ्ट ड्रग्स में उन्होंने कैनाबिस, हैशिश, ओपियम जैसे ड्रग्स को रखा है और उनके उपयोग की उन्होंने छूट भी दे दी है। आज की बात करें तो अमेरिका के 51 कुल राज्यों में से लगभग 13 राज्यों में सॉफ्ट ड्रग्स का सेवन जो है वो प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, आप रिक्रिएशनल यूज के लिए, मेडिकल यूज के लिए आप बाजार में स्टोर में जाके आप ऐसे सॉफ्ट ड्रग्स जिसमें चरस, गांजा और अफीन होते हैं वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन अभी भारत के इस कानून में नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब यह आर्यन खान की रो हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग मंत्रालय एवं अलग अलग जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके पास अनुशंसा मंगाई टुवर्ड्स द अमेंडमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट की, क्या इस एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है और अगर हाँ तो वो संशोधन क्या होना चाहिए। और उसमें आपको जान के जो है आश्चर्य होगा कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, वो सांस्कृतिक मंत्रालय ने अनुशंसा दी कि भाई सॉफ्ट और हार्ड ड्रग्स को अलग अलग कर देना चाहिए। जो
प्रतिबंधित ड्रग्स है वो हार्ड ड्रग्स होने चाहिए, यानी कि मन प्रभावी, यानी कि साइकोट्रॉफिक, यानी कि साइकेडेलिक, ठीक है। और जो सॉफ्ट ड्रग्स है उनका मात्र और मात्र रेगुलेशन ही होना चाहिए, मगर उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो सरकारी आज के सांस्कृतिक मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था। हालांकि उसके बाद आज एनडीपीएस एक्ट में जो है एक हल्का सा संशोधन भी हुआ है, जो कि 2021 का संशोधन हम लोग कह सकते हैं, जो यहाँ इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रभावी फेरफार नहीं हुआ है, मगर हुआ जरूर है। दूसरा बिंदु कहता है कि इवन पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू एक्सेसिव इन सर्टेन इंस्टेंस, यानी कि जो पनिशमेंट है अंडर दिस एक्ट वो भी बहुत ही ज्यादती हो जाती है कुछ बार, तो वो भी एक आलोचना की बात है। मानवाधिकारों का हनन किया यहाँ होता है, मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। देन एक्ट criminalizes drug without taking into much consideration about the circumstances that led to such abuse. Yes, मगर यहाँ कानून, एक आलोचना ये भी है कि कानून जो है वो मात्र और मात्र कोई भी ड्रग यूजर को कंजप्ट करते ही देखता है, मगर कौन से ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन सी परिस्थितियां थी जो उस ड्रग यूजर को आज यहाँ लाई है, वो कंसिडरेबल नहीं है इस कानून के तहत। तो अपने आप में इस कानून का अप्रोच जो है वो ह्यूमन नहीं है, मगर इट इज इनह्यूमन in that it aims to tackle dangerous drugs through blanket criminalization instead of looking it from the perspective of rehabilitation. Yes, यानी कि पुनः वास की यहाँ बात ही नहीं होती, मगर उसके साथ एक हार्ड डीलिंग करके उन्हें हिरासत में बेच के उनके ऊपर आर्थिक जुर्माना थोप के उन्हें सुधारने का प्रयास होता है, जो अपने आप में इनह्यूमन है, अमानवीय है। और चौथा बिंदु जो है आलोचना का वो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज्ड एंड नॉट ऑन द एजेंसीज एक्यूजिंग समवन ऑफ क्राइम। तो ये एक अपने आप में कानून का उलट सिद्धांत है जो कि इस अधिनियम में है, ठीक है, ये हमें गौर करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज नॉट ऑन द एजेंसीज एनफोर्सिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अपने आप में जो कानूनी सिद्धांत है वो है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड नॉट ऑन एक्यूज्ड। तो ये भी यहाँ हमें देखना है, इसको भी रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये कुछ इसके आलोचना के बिंदु थे। ऑन द अदर साइड देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, in which the first point says that NDPS Act remains the major legislation which consolidates the law related to narcotic drugs. Yes, तो it is a major legislation in the country. मादक पदार्थ एवं मन प्रभावी पदार्थों को प्रतिबंधित करने के लिए यह एकमात्र लेजिस्लेशन कहना भी उचित है, यानी कि यह प्रिंसिपल ही होगा, यह एक मुख्य ही होगा। दूसरा, एक्ट मेड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यस, बट इन रिलेशन टू अदर इन रिलेशन टू इट्स प्रायर वर्जन्स, ठीक है, इसके जो पुनः संस्करण थे उनकी तुलना में यहाँ इस कानून में अच्छे और सख्त प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक महत्व की बात है, जो कि अपने आप में भारत में फर्दर ड्रग यूसेज को कम करने में सरकार की मदद करेगा, समाज की मदद करेगा। एंड तीसरा मुद्दा जो कहता है कि एक्ट ऑल्सो हेल्प इंडिया टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। यस, एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की चर्चा हमने की जो 1985 में, आई एम सॉरी, अमेरिकन कंपनियों के द्वारा, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा यह पूरा कैंपेन चलाया गया था, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन के द्वारा रेजोल्यूशन पारित किया गया, जो हो गया ओब्लिगेशन भारत का इंटरनेशनल कम्युनिटी टूवर्ड्स, जो भारत ने फुलफिल किया इस कानून को बनाकर। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज यहाँ इस कानून में, इस उपाख्यान में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में, एक और कानून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही अन्य जो है परीक्षा संबंधी संसाधन के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।